हीरो फॉर एवर, नेल्सन मंडेला। Nelson Rolihlahla Mandela was a South African anti-apartheid revolutionary politician and philanthropist who served as the president of South Africa from 1994 to 1999. Nelson Rolihlahla Mandela. The full name of Nelson Mandela is Nelson Rolihlahla Mandela. Was a South African. Sorry, ये साउथ अफ्रीकन थे, एंटी अपार्थेड रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिशियन। और ये एक एंटी अपार्थेड रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिशियन थे। एंटी अपार्थेड दैट मीन्स अ पर्सन अगेंस्ट द सिस्टम और प्रैक्टिस दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू कलर, कास्ट एक्सेट्रा। दैट मीन्स ये एक ऐसे पॉलिटिशियन थे, एक ऐसे राजनेता थे जो अगेंस्ट थे ऐसे लोगों के और ऐसी चीजों के जो लोगों को अलग करती है, जो लोगों को डिफरेंशिएट करती है उनकी कलर के बेसिस पे, उनके कास्ट के बेसिस पे और उनके जेंडर के बेसिस पे, है ना। तो इन सब के बेसिस पे जहाँ पे लोगों को अलग किया जाता है उन सब के ये अगेंस्ट थे। और ये एक ऐसे पहले पॉलिटिशियन थे साउथ अफ्रीका के। हु एंड फिलंथ्रोपिस्ट, और एक फिलंथ्रोपिस्ट भी थे। फिलंथ्रोपिस्ट दैट मीन्स वन हु हेल्प्स द पुअर एंड नीडी। ऐसा पर्सन जो पुअर लोगों को और नीडी लोगों को, दैट मीन्स जरूरतमंद लोगों की हेल्प जो करता है उसको बोलते हैं फिलंथ्रोपिस्ट। सो ही वॉज एन एंटी अपार्थेड एंड फिलंथ्रोपिस्ट who served as president of South Africa। और इन्होंने सर्व किया है, दैट मीन्स ये प्रेसिडेंट रहे हैं साउथ अफ्रीका के 1994 से लेके तो 1999 तक। For a long time, he led campaign of peaceful, non-violent defense against the South African government and its racist policies. For a long time, बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने एक कैंपेन को लीड किया था, स्टार्ट किया था, चलाया था, ऑफ पीसफुलनेस के लिए, ठीक है, जो मतलब कंट्री में हमेशा शांति बनी रहे उसके लिए। नॉन वायलेंट मतलब यहाँ पे लड़ाई झगड़े ना हो, नॉन वायलेंस रहे। डिफेंस, और ये डिफेंस कर रहे थे, उनके अगेंस्ट खड़े हो रहे थे। डिफेंस का मतलब होता है रेफ्यूज टू ओबे, मतलब ये साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज थी, और वो पॉलिसीज जैसे कि ब्लैक और व्हाइट पीपल को अलग रखना चाहिए, है ना, कास्ट के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग जो डिफरेंसेस होते थे, तो उन वो जो लॉज थे उन गवर्नमेंट के, उसको ये ओबे नहीं करते थे, मतलब ये उसको नहीं मानते थे, उन पॉलिसीज को ये नहीं मानते थे। ही वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन 1993। इन्होंने 1993 में नोबेल पीस प्राइज जीता था। ही वॉज इम्प्रिजन फॉर 27 ईयर्स, और इनको 27 साल के लिए जेल भेज दिया गया था क्योंकि ये वहां की गवर्नमेंट के रूल्स को ओबे नहीं करते थे। तो इनको इम्प्रिजन कर दिया गया था 27 ईयर्स के लिए। इनिशियली ऑन रोबन आइलैंड एंड लेटर ऑन विक्टर वर्स्टर प्रिजन फॉर स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। सबसे पहले जब इनको जेल हुई थी तो इनको रोबन आइलैंड पे भेजा गया, और बाद में इनको भेजा गया विक्टर वर्स्टर प्रिजन पे फॉर स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। और इनको 27 साल के लिए जेल क्यों हुई थी? वो इसलिए हुई थी क्योंकि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़े हुए थे। ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। नाउ व्हाट नेल्सन मंडेला इज सेइंग हियर, आई वेंट फॉर अ लॉन्ग हॉलीडे फॉर 27 ईयर्स। वो अपनी जो जेल जाने को क्या बोल रहे हैं? हॉलीडे बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं एक बहुत ही लॉन्ग हॉलीडे पे गया था 27 ईयर्स के लिए। नेल्सन मंडेला वंस सेड ऑफ हिज ईयर्स इन प्रिजन, और उन्होंने ये बात प्रिजन में रहते हुए कही थी। इट वॉज अनदर एग्जाम्पल ऑफ द हैप्पी रेजर शार्प and often self-deprecating humor for which South Africa's first black president was famous. नेल्सन मंडेला once said of his years in prison, उन्होंने अपने एक साल के बारे में हमें प्रिजन के बारे में बताया था। इट वॉज अनदर एग्जाम्पल ऑफ द हैप्पी रेजर शार्प, और ये एक दूसरा एग्जाम्पल है हैप्पी पर्सन का जो कि रेजर शार्प था। एंड ओफन सेल्फ डेप्रिकेटिंग, और ये एक सेल्फ डेप्रिकेटिंग पर्सन थे। सेल्फ डेप्रिकेटिंग दैट मीन्स डाउनग्रेडिंग
oneself for creating humor and making others happy. मतलब ऐसा पर्सन जो अफवाह फैला के दूसरों को हेल्प करता है. हियर इट इज गिवन डाउनग्रेडिंग वन सेल्फ, अपने आप को तो नीचा दिखाता है, फॉर क्रिएटिंग ह्यूमर, ह्यूमर क्रिएट करने के लिए. जो अफवाह होती है उसको ह्यूमर बोला जाता है. एंड मेकिंग अदर्स हैप्पी, और दूसरों को खुश करता है. फॉर विच साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट वॉज फेमस. और इसी वजह से, अपनी इसी आदत की वजह से, क्योंकि वो रेजर शार्प थे. रेजर शार्प मतलब रेजर कितना, ब्लेड जो होती है वो कितनी ज्यादा तेज होती है, तो उसी तरह से ये बहुत ही तेज पर्सन थे, बहुत ही क्लेवर पर्सन थे, बहुत ही अच्छे पर्सन थे. और ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे. In the winter of 1964, Nelson Mandela arrived on Robben Island, where he spent 18 years of his prison years, 27 prison years. In the winter of 1964, 1964 में विंटर सीजन में नेल्सन मंडेला को रोबन आइलैंड में भेजा गया, where he spent 18 of his 27 prison years, जहाँ पे उन्होंने 27 years को, उनकी 27 years के लिए जेल हुई थी उनको, जिसमें से उन्होंने 18 साल कहा, 27 में से 18 years जो है वो उन्होंने बिताए थे रोबन आइलैंड पे. रोबन आइलैंड सिट्स इन द इनहॉस्पिटेबल अटलांटिक ओशियन 7 किलोमीटर्स फ्रॉम द मेनलैंड. और रोबन आइलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है? रोबन आइलैंड सिट्स इन द इनहॉस्पिटेबल अटलांटिक ओशियन. इनहॉस्पिटेबल का मतलब होता है कि अनप्लीजेंट एटमोस्फियर, जिस जगह का एटमोस्फियर अच्छा नहीं होता है उसको बोलते हैं अनप्लीजेंट. प्रिजन का मतलब होता है जेल. ठीक है. सो Nelson Mandela arrived on Robben Island. रोबन आइलैंड सिट्स इन द इनहॉस्पिटेबल अटलांटिक ओशियन, मतलब ये अटलांटिक ओशियन में था रोबन आइलैंड, और वहां पे उसका जो एटमॉस्फियर था वो बहुत ही ज्यादा इनहॉस्पिटेबल था, मतलब वहां का एटमॉस्फियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, अनप्लीजेंट था. 7 किलोमीटर्स फ्रॉम द मेन लैंड. और ये जो रोबन आइलैंड था ये मेन लैंड से, मेन जो कंट्री है वहां से 7 किलोमीटर दूर था. इट इज अ फ्लैट ओवल लेन, और ये एक फ्लैट ओवल शेप का लेन था, अबाउट 11 किलोमीटर्स इन डायमीटर. और डायमीटर में कितना था ये? 11 किलोमीटर्स. इट वॉज वंस अ लीपर कॉलोनी वेयर द अनफॉर्चुनेट वर पेशेंट्स वर लेफ्ट टू डाई. और पहले के समय में ये जो जगह है जहाँ पे रोबन आइलैंड बना हुआ है, वहां पे क्या होता था पहले? इट वॉज वंस अ लीपर कॉलोनी, ये पहले एक लीपर कॉलोनी थी. वेयर द अनफॉर्चुनेट पेशेंट्स वर लेफ्ट टू डाई, जहाँ पे अनफॉर्चुनेट पेशेंट्स को, मतलब जो पेशेंट्स जिनकी हालत, दिमागी हालत ठीक नहीं होती है, वहां पे उनको छोड़ दिया जाता है. ठीक है. तो मरने के लिए, ऐसे पेशेंट्स को वहां पे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है. तो अब आप गेस कर सकते हो कि उस आइलैंड का एटमॉस्फियर जो था वो कितना ज्यादा बुरा था, जहां पे पहले लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था. उस टाइप के एटमॉस्फियर में नेल्सन मंडेला को 18 ईयर्स के लिए रहना पड़ा था. लेटर इट बिकेम अ क्वारंटाइन स्टेशन फॉर सिक एनिमल्स. फिर बाद में इस रोबन आइलैंड को क्वारंटाइन स्टेशन बना दिया गया था सिक एनिमल्स के लिए. क्वारंटाइन का मीनिंग तो अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा जब से कोरोना चल रहा है कि क्वारंटाइन क्या होता है. अंदर तक, मतलब घर के अंदर या एक पर्टिकुलर एरिया में जब हम किसी चीज को सीमित कर देते हैं तो उसको बोलते हैं क्वारंटाइन. तो लेटर इट बिकम अ क्वारंटाइन स्टेशन, तो बाद में इसको क्वारंटाइन स्टेशन बना दिया गया था फॉर सिक एनिमल्स. और बनाया भी किसके लिए था? सिक एनिमल्स के लिए, जो एनिमल्स बीमार होते थे उनके लिए. वॉयलेंट वेव्स कम कॉन्स्टेंटली स्ट्राइक इट्स शोर्स. और जो वेव्स थी, जो हवा चलती थी, वो कॉन्स्टेंटली उसके शोर पे आती रहती थी. नेल्सन मंडेला वॉज मेड टू लेबर हार्ड इन अ स्टोन क्वेरी. अब क्योंकि आपको पता है कि जिस किसी पर्सन को अगर जेल होती है, अगर इतने लंबे समय तक की किसी को जेल होती है, तो वहां पे उसको काम करना पड़ता है. और जब वो जेल से छूटते हैं ना, तो फिर जो उन्होंने काम किया होता है उसके उनको पैसे भी मिलते हैं. सो नेल्सन मंडेला वॉज मेड टू लेबर हार्ड इन अ स्टोन क्वेरी. तो नेल्सन मंडेला को बहुत ही ज्यादा एक मजदूर की तरह, लेबर दैट मीन्स मजदूर जो वर्क करते हैं उनकी तरह काम करना पड़ा था एक स्टोन क्वेरी में. स्टोन क्वेरी दैट मीन्स के जो माइंस होती है, खदानें होती है, तो पत्थर की जो खदान थी वहां पे उनको काम करना पड़ा था. फॉर 13 years ही ब्रोक रॉक्स फ्रॉम द सनकन क्लिफ्स डेली. और 13 सालों तक उन्होंने कंटिन्यूअसली
क्या ब्रेक की थी? रॉक्स को ब्रेक किया था, मतलब वो पत्थरों को, वहां पे रॉक, बड़ी बड़ी जो चट्टाने होती हैं उनको तोड़ते थे और उनको छोटे छोटे पत्थरों में चेंज करते थे। He was not allowed sunglasses, so he used to fend off the glare with homemade device made from net and bent wire. उनको वहां पे, क्योंकि अब जहाँ पे रॉक्स को तोड़ना होता है, ऑब्वियसली जहाँ पे पत्थरों को तोड़ना होगा तो वहां पे धूल कितनी ज्यादा उड़ेगी, तो उनके ऊपर से पहले तो उनसे काम करवाते थे और उनको सनग्लासेस पहनना भी अलाउड नहीं करते थे। तो उनकी आंखें जो थी वो धीरे धीरे खराब होने लग गई थी, क्योंकि धूल अगर डेली आपकी आंखों में जाएगी, डस्ट जाएगा, तो ऑब्वियसली हमारी आंखें खराब हो जाती है। So he was not allowed sunglasses. उनको sunglasses पहनना allowed नहीं था. So he used to fend off the glare with homemade device made from net and wire band. तो क्योंकि उनको allowed नहीं था तो उन्होंने क्या किया, अपनी आंखों को fend off, that means to protect, अपनी आंखों को protect करने के लिए उन्होंने एक बनाया, सनग्लास बना, उन्होंने ग्लास बनाया, मतलब उन्होंने चश्मा बनाया जो किसका बना हुआ था? होममेड डिवाइस का था। होममेड डिवाइस का मतलब था नेट और वायर का, मतलब यहाँ पे जहाँ पे ये ग्लास लगा हुआ है इसकी जगह उन्होंने नेट लगा ली थी, और यहाँ पे ये जो आसपास की चीजें होती है इसकी जगह उन्होंने वायर लगा ली थी, मतलब ताकि वो क्या कर सके कि अपनी आंखों को प्रोटेक्ट कर सके। He almost lost his sight and general health to the lime dust। और क्योंकि वो जो धूल थी, वो जो चूना होता था, लाइम डस्ट का मतलब होता है कि वो धूल ऐसी होती थी चूने की तरह, और चूना जो होता है वो ऑब्वियसली बहुत हमारी चीजों को, हमारी बॉडी पार्ट्स को खत्म कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उनकी जो आईसाइट थी वो ऑलमोस्ट चली गई थी, ठीक है, और उनकी जो जनरल हेल्थ थी, दैट मीन्स कि उनकी हेल्थ में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लग गई थी उसमें काम कर करके। He was allowed only one visitor a year for 30 minutes and one letter every 6 months। अब क्योंकि वो जेल में थे तो उनसे कोई मिलने भी नहीं आ सकता था, उनको सिर्फ इतना अलाउड किया गया था, he was allowed only one visitor a year, कि एक पर्सन उनसे मिलने आ सकता है, वो भी एक साल के अंदर। दैट मीन्स पूरे ईयर में, एक साल में कोई एक ही पर्सन आएगा उनसे मिलने के लिए, और वो भी 30 मिनट्स के लिए, सिर्फ 30 मिनट के लिए। एंड वन लेटर एवरी 6 मंथ्स, और अगर वो किसी को लेटर लिखना चाहते हैं तो उनको लेटर जो मिलेगा वो भी कितने लिख सकते हैं? वो 6 मंथ्स में एक बार, 6 महीने में एक लेटर बस। Although confined to a small cell where he used the hard floor as a bed, he always remained calm and cheerful। उनको कन्फाइंड कर दिया गया था, मतलब सीमित कर दिया गया था सिर्फ एक ही रूम के अंदर। ही वॉज कन्फाइंड टू वन रूम। हियर इट इज द फोटो ऑफ दिस रूम इज गिवन, जहाँ पे उनको हार्ड फ्लोर पे सोना पड़ता था और हार्ड फ्लोर ही उनका बेड था। ऑब्वियसली वहां पे आपको अच्छे अच्छे बेड्स तो लाके नहीं देंगे वो जेल में, तो उनको हार्ड फ्लोर पे सोना पड़ता था। ही ऑलवेज रिमेन काम एंड चीयरफुल। इतना कुछ होने के बाद भी, उनके साथ इतना कुछ हुआ लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा काम रहते थे और चीयरफुल रहते थे, बहुत ही शांत स्वभाव के थे और बहुत ही चीयरफुल पर्सन थे। He spent every spare minutes studying and increasing his knowledge। और जेल में भी उन्होंने जितना समय बिताया उस रूम के अंदर, तो उसमें भी उन्होंने अपना बहुत सारा टाइम बुक्स को स्टडी करने में दिया और अपने नॉलेज को इंक्रीज किया। दिस प्रिजन ट्रांसफॉर्म्ड हिम कंप्लीटली। और जितने साल वो जेल में रहे उसमें वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। दैट मीन्स उन्होंने इतना नॉलेज गेन कर लिया था कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया था। Through his intelligence, charm, and dignified defense, Mandela forced the most ferocious prison officials to accept his way of life and do things as he wanted। थ्रू हिज इंटेलिजेंस, अब उनके इंटेलिजेंस की वजह से, उनके चार्म की वजह से, और उनका जो डिग्निफाइड डिफेंस था, मतलब उनके अंदर एक आदत थी कि वो अपना जो पॉइंट्स है वो बहुत अच्छे से लोगों की तरफ रख देते थे। जो उनका डिफेंस करते थे, जो उनके अगेंस्ट होते थे, उनको भी वो मना लिया करते थे। इतना अच्छा उनको तरीका आता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा नॉलेज गेन कर चुके थे, बहुत इंटेलिजेंट हो गए थे। तो इसी वजह से मंडेला फोर्स द मोस्ट फेरोशियस प्रिजन। उन्होंने बहुत जो फेरोशियस, दैट मीन्स कि बहुत ही फेरोशियस, मतलब कि जो लोग थे जो अनफ्रेंडली थे, मतलब जिसके साथ उनकी फ्रेंडशिप तक नहीं थी, उनको भी उन्होंने अपने वे को, अपने लाइफ के वे को एक्सेप्ट करने के लिए मना लिया था। मतलब लोग, दूसरे लोग भी जो थे ना, वो भी उनकी लाइफ के जीने के तरीके को और उनकी बातों को मानने लग गए थे और समझने लग गए थे। एंड डू थिंग्स एज ही वांटेड। और जो मंडेला उनसे करवाना चाहते थे वही वो लोग करते भी थे क्योंकि उनको बहुत अच्छे लगते थे वो।
In course of time, with his friendly nature and leadership qualities, he established leadership over the jail inmates. और क्योंकि वो बहुत ज्यादा उनको लंबा समय हो गया था जेल में, तो विथ हिज फ्रेंडली नेचर, और उनका जो नेचर था वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर था मंडेला का. सो विद हिज फ्रेंडली नेचर एंड लीडरशिप क्वालिटीज, और उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज थी, ही एस्टेब्लिश्ड लीडरशिप ओवर द जेल इनमेट्स. तो इसीलिए वो उनके जेल इन, जैसे क्लासमेट्स होते हैं ना, आप क्लास में होते हो तो आपके क्या होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं. तो वो जेल में थे और उनके साथ जो बाकी लोग थे वो क्या थे, उनके जेल इनमेट्स. तो जेल में जो उनके जेल इनमेट्स थे, मतलब उनके साथ जो रह रहे और भी कैदी थे, वो उनके लीडर बन चुके थे. नेल्सन मंडेला जो थे वो उन सभी जेल इनमेट्स के लीडर बन चुके थे. जैसे आपकी क्लास में मॉनिटर बनाया जाता है, तो उसी तरह से वो क्या बन चुके थे, उनके जेल इनमेट्स के लीडर बन चुके थे, क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी. By the time he got out of the prison, he was a mature leader who could unite the people of South Africa against the racist government in South Africa and created a new democratic South Africa. और इतने सालों में जब वो जेल में रहे तो उनके अंदर बहुत सारी इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज आ गई थी. ही वॉज अ मैच्योर लीडर. जब वो जेल से बाहर आए तब वो एक मैच्योर लीडर बन चुके थे पूरी तरह. हु कुड यूनाइट द पीपल, और उनके अंदर अब इतनी हिम्मत आ चुकी थी कि वो जो ऐसा पर्सन बन चुके थे जो लोगों को यूनाइट कर सके, लोगों में एकता रख सके. यूनाइट का मतलब होता है एका कर लेना या एकता फॉलो करना. तो वो इनके अंदर एक सी क्वालिटी आ चुकी थी ऑफ साउथ अफ्रीका अगेंस्ट द रेसिस्ट गवर्नमेंट. और वो सारे जितने भी लोग हैं साउथ अफ्रीका के, उनको यूनाइट करके और वहां की गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े होने वाले थे और डेमोक्रेसी अपनी कंट्री में लाना चाहते थे. Here in an incident narrated by Fakile Bam, a fellow prisoner with Mandela on the Robben Island. अब यहाँ पे एक इंसिडेंट हमें रोबन आइलैंड का बताया गया है, और वो किसने बताया है, उनके फेलो प्रिजनर ने. दैट मीन्स कि जो मंडेला के साथ कैदी थे वो भी जेल में ही थे. फेलो प्रिजनर मतलब उनके फ्रेंड बोल सकते हैं, या जो उनके साथ थे. जैसे अगर आपके साथ इस क्लास में ये पढ़ता है तो ये आपका क्या हुआ, फेलो हुआ. तो उसी तरह से उनके जो फेलो थे उन्होंने बताया है, मंडेला का एक इंसिडेंट बताया है. और वो इंसिडेंट क्या है कि रोबन आइलैंड पे क्या हुआ था. देयर इज वन अदर इंस्टेंस विच आई रिमेम्बर वेरी वेल. वो बताते हैं कि मुझे एक इंसिडेंट याद है जिसको मैं बहुत अच्छे से, मतलब मेरे दिमाग में है वो इंसिडेंट. देयर हैड बीन अ न्यूली अपॉइंटेड हेड ऑफ द प्रिजन. वो बताते हैं कि एक बार ऐसा हुआ था कि हमारी जिस जेल में हम रहते थे वहां पे एक नया हेड ऑफ द प्रिजन अपॉइंट हुआ था. हेड ऑफ द प्रिजन कौन होता है, जो मतलब जेल के अंदर जितने भी कैदी होते हैं उनकी ध्यान रखता है, वो हेड ऑफ द प्रिजन होता है. ही रियली वॉन्टेड टू टर्न द प्रिजन अराउंड. और वो जो नया हेड आया था हमारी जेल में, वो हमारी पूरी मतलब प्रिजन को चेंज करना चाहता था, कंप्लीट चेंज इन द कंडीशन ऑफ दैट प्रिजन. He said that the prison was too soft and too comfortable. और मतलब वो हेड ऑफ द प्रिजन जो था उसका बोलना ये था, वो ये बोल रहा था कि ये जो जेल है ये तुम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल है, तुम्हारे लिए जेल जेल नहीं है. एंड ही सेड इट हैड बिकम अ यूनिवर्सिटी रेदर. और वो जो हेड ऑफ द प्रिजन था वो ऐसा बोल रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जेल तो है ही नहीं, ये तो एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है. क्योंकि मंडेला जो थे वो लीडर बन चुके थे, और क्योंकि उनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा था तो उन्होंने अपने जेल इनमेट्स को भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाई थी. तो इसीलिए वो जो नया हेड आया था, हेड ऑफ द प्रिजन, वो क्या बोल रहा था कि मुझे ऐसा लगता है ये जेल तो है ही नहीं, ये तो यूनिवर्सिटी है. एंड ही वॉज गोइंग टू टेक ऑफ ऑल स्टडी प्रिविलेजेस. और उसने ये बोल दिया था, जो हेड ऑफ द प्रिजन था उसने उन लोगों को ऐसा बोला कि तुम्हारे पास ये जितने भी प्रिविलेजेस है, मतलब एडवांटेजेस है, प्रिविलेजेस दैट मीन्स एडवांटेजेस जो है पढ़ाई करने के, स्टडी करने के, ये सब मैं तुमसे छीन लूंगा, अब मैं तुम्हें इनमें से कुछ भी नहीं करने दूंगा. एंड वॉज गोइंग टू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. और मैं तुम्हें बहुत परेशान करूंगा अलग अलग तरह की चीजें करके. ही वॉज क्वाइट रूड. और वो बहुत ज्यादा, जो हेड ऑफ द प्रिजन था वो बहुत ही ज्यादा रूड पर्सन था. हिज नेम वॉज बैडन हॉस्ट. और उसका नाम था बैडन होस्ट. वो जो प्रिजन था, हेड ऑफ प्रिजन, उसका नाम था बैडन होस्ट. एट अबाउट द सेम टाइम 3 जजेस केम टू सी अस इन प्रिजन. अब जब ये नया हेड ऑफ द प्रिजन आया था तभी हमारी जेल में 3 जजेस आए थे. 3 जजेस आए थे, केम टू सी अस इन प्रिजन. और वो भी हमें जेल में, मतलब सारे कैदियों को देखने के लिए आते जाते रहते हैं, तो 3 जजेस आए थे जो हमें देखने आए थे. एंड दे केम टू आवर ग्रुप एंड नेचुरली मीन टू टॉक टू नेल्सन.
फिर वो जो 3 जजेस आए थे वो हमारे ग्रुप से मिलने आए। हम जिस ग्रुप के हैं, फेकाइल बाम और जो नेल्सन मंडेला और इन लोगों का एक ग्रुप बन गया था जेल में। तो हमारे ग्रुप से वो 3 जजेस मिलने आए और उनका स्पेशली एम था कि वो नेल्सन मंडेला से बात करना चाहते थे एंड टू फाइंड आउट फ्रॉम हिम व्हाट द कंडीशंस वर लाइक। और वो ये जानना चाहते थे, वो जो जजेस थे वो ये जानना चाहते थे कि जेल में किस तरह की कंडीशंस है। दे हैड कम इन द कंपनी ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और वो किसके साथ आए थे? कमांडिंग ऑफिसर की कंपनी से आए थे, बैडन हॉर्स, एंड दे वर आस्किंग मंडेला अबाउट द प्रिजन कंडीशंस। और वो बैडन होस्ट और मंडेला से वहां की प्रिजन की जो कंडीशन है, मतलब वो मंडेला से पूछ रहे थे कि प्रिजन की कंडीशन कैसी है और ये जो नया हेड ऑफ प्रिजन आया है बैडन होस्ट, ये किस तरह का इंसान है। And he, as usual, was sitting out a whole list of complaints to the judges and complaining particularly about the treatment Badenhorst meted out to the prisoners. अब as usual जैसे कि नेल्सन मंडेला का नेचर ही है कि वो सारी चीजें जो है वो बहुत ही क्लियर रखते हैं, तो उन्होंने बहुत ही क्लियरली जितनी भी प्रिजन में उनके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा था उन सारी चीजों को, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो एक कंप्लेंट की लिस्ट लेके बैठे हुए और उन्होंने सारी कंप्लेंट जितनी भी उनकी थी वो सभी कर दी। और उन्होंने नेल्सन मंडेला जो है उन्होंने ये भी बताया कि बैडन होस्ट जो है वो किस तरह का ट्रीटमेंट उन लोगों के साथ कर रहे हैं। Badenhorst was a very fiery and temperamental person. अब Badenhorst जो है वो एक शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर का पर्सन है, मतलब ऐसा पर्सन जिसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो बहुत ही जल्दी उनको गुस्सा आ गया ये सुन के, क्योंकि बैडनहॉर्स्ट भी वहीं खड़े थे जहां पे 3 जजेस बैठे हुए थे। और जब नेल्सन मंडेला तो इस तरह के इंसान है कि वो किसी से भी नहीं डरते, उन्होंने मतलब जो भी उनको बोलना था वो सारी चीजें बहुत ही क्लियरली बोल दी थी। एंड ही कुडंट वेट इवन व्हाइल नेल्सन वाज स्पीकिंग। अब बेडन होस्ट की जब उन्होंने नेल्सन मंडेला ने कंप्लेन की तो बेडन होस्ट जो है वो उनको गुस्सा आ गया, वो टेम्परामेंटल हो गए और वो नेल्सन पे चिल्लाना शुरू कर दिया उन्होंने। He shouted at him, Nelson, you forgot one thing, that these people are going to leave and the 2 of us are going to remain here together. और बेडन होस्ट जो है वो चिल्ला के क्या बोलते हैं नेल्सन को कि नेल्सन तुम एक बात भूल रहे हो कि ये जो जजेस अभी यहाँ पे आए ना, ये तो अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे, है ना, इनका काम है ये करके चले जाएंगे, तुमसे पूछ लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है और पूछ के चले जाएंगे, फिर यहाँ पे बचेगा कौन? तुम और मैं। तो तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ, तुम मेरी कंप्लेन कर रहे हो इनके सामने। तो and the judges carried that message with them and soon Badenhorst was transferred from the Roman island. तो ये जो चीज बैडन होस्ट ने की थी वो उन तीनों जजेस के सामने की थी, नेल्सन को डांटा और उसको मतलब इस तरह की धमकी दी। तो उन्होंने जजेस जो है उन्होंने देख ही लिया था, तो इसी वजह से थोड़े दिन बाद बैडन होस्ट जो है उनका ट्रांसफर कर दिया गया था रोबन आइलैंड से। So he had this way about him that he really did not fear people at all. तो उनके जो फ्रेंड है जिन्होंने ये इंसिडेंट हमें बताया है वो ये बताते हैं कि इससे हमें साफ पता चलता है कि नेल्सन मंडेला जो है वो किसी से नहीं डरते एंड हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ एज अ पर्सन, और उनके अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है। He never regarded himself as being beneath anyone, even while he was wearing shorts as a prisoner. He never regarded himself as being beneath anyone. उन्होंने कभी अपने आप को छोटा नहीं समझा या किसी से कम नहीं समझा। वो हमेशा अपने आप को बहुत ही अच्छा मानते हैं और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही हाई है। इवन वाइल ही वॉज वियरिंग शॉर्ट्स एज अ प्रिजनर, इवन जब उन्होंने शॉर्ट्स पहने हुए थे, मतलब जब वो एक जेल की ड्रेस में थे। तो इंसान ऐसा होता है ना कि अगर हम कुछ गलती कर देते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि अब हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है गलती होने के बाद वो बहुत कम हो जाता है। तो वो बताना चाहते हैं कि उन्होंने जेल में शॉर्ट्स पहन रखे थे एज अ प्रिजनर, वो भी वहां के जेली मतलब जेल में रहने वाले थे, कैदी थे, लेकिन उसके बाद भी उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो कभी भी कम नहीं हुआ। Okay, so here we have finished this chapter, and from the next week I will going to take your class. I think all of you must have understood the chapter.